देखिए, कल हमने एक लेक्चर लिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर और आज सेकंड लेक्चर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर सेकंड। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था उनको थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, सिर्फ पॉइंट वाइज, राइट। तो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में एडिशन कंपाउंड के बारे में, दूसरा डबल सॉल्ट के बारे में, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? वर्नर्स थ्योरी पढ़ी थी, क्यों भाई? उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, है ना? और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्यों भाई? कोऑर्डिनेशन एंटिटी पढ़ा था ना इसको। सेंट्रल एटम और आयन, लिगेंड, क्यों भाई? और लिगेंड के बारे में पढ़ा था कि ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, ठीक है ना? ये तो चार्ज के बेस पर है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। दूसरा क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि डेंटिसिटी होती है लिगेंड की, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स, क्यों भाई? डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। तो डेंटिसिटी लिगेंड्स की क्या होती है ये बताया था। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, राइट। और डेंटिसिटी जितनी होगी, डेंटिसिटी उसी के बेस पर मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, हेप्टाडेंटेट, है ना, इस तरह से, राइट। तो ये डेंटिसिटी। अच्छा, डेंटिसिटी से आपको एक चीज और बताया था हमने कि कोई भी, जैसे मान लीजिए ये भी बताया था कि अगर डाइडेंटेट लिगेंड है तो वो क्या करेगा, या पॉलीडेंटेट लिगेंड है तो वो मेटल एटम के साथ रिंग का फॉर्मेशन करता है, नहीं करता है? उसको क्या बोलते हैं? कीलेट रिंग। तो कौन सा लिगेंड कितनी रिंग का फॉर्मेशन करेगा, कीलेट रिंग का, ये क्या होता है? डेंटिसिटी -1। नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स इज इक्वल टू डेंटिसिटी -1, ठीक है ना? डेंटिसिटी अगर 2 है और कौन फॉर्म करेगा रिंग का फॉर्मेशन? कौन करेगा? बाइडेंटेट। मोनो तो करेगा नहीं, है ना? क्लियर? ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, है ना, राइट। तो डेंटिसिटी से आप क्या निकाल ले रहे हैं कि रिंग कितनी बनेगी, रिंग कितनी बनेगी, ये भी निकाल ले रहे हैं। ये कल पढ़ लिया था आपने, क्यों भाई? पढ़ा था ना ये। चलिए, आज हम लोग जो बात करेंगे, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इसका, उसकी बात करेंगे। आज जो हमें बात करनी है वो हमें बात करनी है कि लिगेंड का कुछ पार्ट रह गया था। आपने कल पढ़ा था मोनोडेंटेट लिगेंड के बारे में और बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट। इसी में आपको और पढ़ना है एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या पढ़ना है आज? एम्बीडेंटेट लिगेंड और फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, राइट। इनके बारे में भी पढ़ना है आज आपको। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की,
डिफाइन करेंगे कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसे डिफाइन करेंगे, राइट। तो आज हमें जो बात करनी है वो एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं HCN, राइट, है तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना। ये सेंट्रल एटम को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसकी डेंसिटी 1 है, ठीक है ना। लेकिन इसमें चूंकि डोनर एटम 2 है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, सल्फर भी डोनेट कर सकता है। अगर सेंट्रल एटम को सल्फर डोनेट कर रहा है या नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, कोई एक टाइम में कोई एक ही डोनर एटम सेंट्रल एटम से जुड़ेगा, सेंट्रल एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, या तो सल्फर या नाइट्रोजन। तो ऐसे लिगेंड जिसमें क्या है, एक से ज्यादा डोनर एटम है, 2 डोनर एटम है, लेकिन एक टाइम में सेंट्रल एटम से केवल एक ही डोनर एटम बॉन्ड फॉर्म करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, राइट है, क्यों भाई। अच्छा, फिर इसके बाद आता है फ्लेक्सीडेंटेड, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सी का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। तो कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं, वैसे जनरली क्या होता है, कोई लिगेंड अगर होगा तो वो उसकी डेंसिटी या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी या 6 होगी, जो भी डेंसिटी है वो निश्चित होगी। लेकिन कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है, परिवर्तनीय होती है, वेरिएबल होती है, यानी कि द लिगेंड्स विच कैन चेंज देयर डेंसिटी। कुछ ऐसे भी लिगेंड हैं जो अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखे हम SO4 2- सल्फेट। सल्फेट आयन जो है ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में आता है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड, इन जनरल मोनोडेंटेड लिगेंड, कहीं कहीं पर ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह भी बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे COBr5SO4 4-, राइट, ये कॉम्प्लेक्स आयन है ना। इसी तरह COBr4SO4 3-, राइट। एक कॉम्प्लेक्स आयन ये है, कॉम्प्लेक्स आयन ये है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन ये है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालनी है किसकी, कोबाल्ट की, सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो जनरली कोबाल्ट का जो होता है ना, वो क्या होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि सेंट्रल एटम जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा लिगेंड के साथ, वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। और जनरली कोबाल्ट कि जितने कॉम्प्लेक्स मिलते हैं क्या, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसमें भी 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। अब 6 है, इसका मतलब है कि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, नहीं बना रहा है। ये जो लिगेंड हैं, ये लिगेंड मेटल के साथ कितने बनाए, मेटल लिगेंड के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट 6। तो ये कैसा लिगेंड है, Br मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो 5 ये हैं, तो 5 तो Br के कारण बन जाएंगे क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नहीं बन जाएंगे। 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके द्वारा बनेंगे, एक Br एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल एटम कोबाल्ट को, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। 5 Br 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। और सल्फेट आयन भी क्या करेगा, एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए, तो सल्फेट आयन भी क्या करेगा, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको कोबाल्ट को। तो एक 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड सल्फेट के कारण बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। तो यहां पर सल्फेट केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है,
ये जो लिगेंड है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कैसा हुआ ये मोनो डेंटेट। इसकी डेंटिसिटी क्या हुई 1। तो यहां जो सल्फेट है उसकी डेंटिसिटी क्या है 1। ये जो लिगेंड है Br माइनस ब्रोमाइडो, इसकी क्या है 1 नहीं है डेंटिसिटी, इसमें आ जाएंगे। Br 4 जुड़े हैं तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे बनेंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय 4 Br लिगेंड क्यों बनेंगे। और 2 और कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 है ना, 6 फॉर्म करेगा सेंट्रल एटम लिगेंड के साथ, तो 4 इसके साथ फॉर्म कर लिया, 2 किसके साथ फिर फॉर्म कर रहा है सल्फेट के साथ। तो यहां पर सल्फेट जो है ना, ये जो आयन है नेगेटिवली चार्ज आयन, ये क्या कर रहा है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सल्फेट के साथ, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं मेटल एटम के। इसका मतलब कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहां पर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके द्वारा बनेंगे बाय सल्फेटो लिगेंड है ना। एज ए लिगेंड नेम सल्फेटो ही लिखेंगे ना, अगर सल्फेट आयन कहेंगे तो सल्फेट आयन लिखिए फिर, है ना। चलिए तो यहां पर कैसा हुआ ये सल्फेट डाइडेंटेट ना, क्योंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तभी तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तभी तो इसका 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 इससे 2 इससे, कुल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने हैं। तो यहां पर सल्फेट कैसे काम कर रहा है डाइडेंटेट लिगेंड की तरह। तो लिगेंड वही है, कहीं पर मोनोवैलेंट है, कहीं पर मोनोवैलेंट मोनोडेंटेट है, और कहीं पर डाइडेंटेट, यानी कि इसकी डेंटिसिटी चेंज हो रही है। तो ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं जिनकी डेंटिसिटी चेंज हो रही है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। और भी हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, देखिए सल्फेट है और H2O3, थायोसल्फेट आयन, ये भी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में आता है। कहीं पर यूनिडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, कहीं पर डाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। तो ये भी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में आता है। इसी तरह पर CO3 कार्बोनेट, ये भी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में आता है। और CH3COO माइनस, ये भी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में आता है। NO3 नाइट्रेट आयन जो है वो भी फ्लेक्सीडेंटेड, NO3 माइनस, ये भी फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है ना। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में ये सब वैसे तो इन जनरल क्या है मोनोडेंटेड, लेकिन कंडीशन कहीं पर ऐसी हो सकती है जहां पर ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि इनकी डेंटिसिटी वेरिएबल है, जिनको फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड में थायोसाइनेट आयन है ये CN, एक नेगेटिव, ये भी इसमें कहीं पर कार्बन जुड़ सकता है, कहीं पर नाइट्रोजन जुड़ सकता है, ये भी एम्बीडेंटेड में आता है। और NO2 माइनस और ONO माइनस नाइट्राइट आयन है, तो नाइट्राइट आयन में 2 डोनर एटम है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो कहीं पर नाइट्रोजन डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को, कहीं पर ऑक्सीजन करेगा, इसलिए ये भी कैसा हुआ एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना। क्लियर। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड समझ गए आप और फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड समझ गए। अब आती है बात किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, उपसय संयोजन संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, कोई डिफाइन करेगा क्या। आप लोग नीट के परीक्षार्थी हैं, नीट के विद्यार्थी हैं, तो 11th 12th में तो इतना पढ़ लिए हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को, है ना। चलिए हम बात करते हैं, ये तो आपने कल पढ़ लिया था फर्स्ट लेक्चर में, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्यों भाई कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये क्या होती है जानते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, उसमें क्या होगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर
मेटल एटम होता है, एक एटम होता है जिससे अदर आयन या मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं एक निश्चित संख्या में, और उनका एक निश्चित स्पेशल अरेंजमेंट होता है ना। तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। डिफाइन कैसे करोगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी को? कल बताया था हमने आपको। स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें सेंट्रल एटम से एक निश्चित संख्या में अन्य स्पीसीज यानी कि आयन अथवा मॉलिक्यूल अथवा दोनों एक निश्चित स्पेशियल अरेंजमेंट के तहत जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ही बात है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा काम मैं आपको क्या बताया था कि जो कोई भी लिगेंड या कोई भी सेंट्रल एटम, लिगेंड ना बोलिए, क्या बोलेंगे? सेंट्रल एटम और आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपस्थित सेंट्रल एटम अथवा सेंट्रल आयन जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड बनाता है, वह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाती है? कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपस्थित सेंट्रल एटम अथवा आयन लिगेंड के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वह उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, 3 बना सकता है, 4 बना सकता है, 5 बना सकता है, 6 बना सकता है। क्यों भाई? अगर 2 बना रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गई इसकी। 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो गई। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई। 5 बनाएगा तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 बनाएगा तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें पता है तो उससे हमें उसकी ज्योमेट्री के बारे में भी पता लग जाता है। क्यों भाई? 2 अगर है कोऑर्डिनेशन नंबर तो लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल, 4 है तो 2 हो सकती हैं, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल हो सकती है। अगर 5 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है। 5 है तो 5 का हो गया, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना? क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन एंटिटी समझ गए, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ गए, अब बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में ये होता क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल आयन होता है, उस पर कितना आवेश है वह उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों भाई? क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा ये कह सकते हो आप कि जब कोई कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा या आयन होगा, साथ में लिगेंड होंगे। तो किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में उपस्थित सेंट्रल एटम और लिगेंड में से सारे लिगेंड आप रिमूव कर दीजिए। जो उन्हें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, उनको उनके साथ लिगेंड ने जो शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ सारे लिगेंड को रिमूव कर दीजिए। और इसके बाद सेंट्रल एटम या आयन पर जो चार्ज आएगा वह क्या कहलाएगा? उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। इज इट क्लियर? और ऑक्सीडेशन नंबर आपने वर्नर थ्योरी में पढ़ा कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। और दूसरा निकलता कैसे है? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर है तो उसमें लिगेंड भी होंगे और सेंट्रल एटम होगा। लिगेंड नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं। तो जितनी तरह की स्पीसीज उसमें हैं, सभी स्पीसीज का कितना चार्ज है ये पता होना चाहिए। उन सबको जोड़ दीजिए, साथ में सेंट्रल एटम का मान लीजिए x, और ये बराबर किसके होगा? उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर उपस्थित चार्ज के बराबर होगा। नहीं है?
तो उससे कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट करना बता दिया हमने, फर्स्ट डे बताया था आप लोगों को, है ना। प्राइमरी वैलेंसी जब कैलकुलेट किया था तो उसी से ऑसिलेशन नंबर निकल आई थी। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कितने तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कई तरह के होते हैं, तो उनकी बात करते हैं हम लोग। देखिए आपने नाम सुना होगा लैक्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हेटेरो लैक्टिक, फिर ये सुना है ना कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्यों भाई, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्यों भाई, और परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और इम्परफेक्ट। इसको भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग कि क्या होती है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होती है, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम एक एक डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। कोई एक एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। मान लीजिए हमने ये ले लिया FeCO का 5, ठीक है। एक हम लिख लेते हैं CONH3 4Cl2 और यहां लिख दिया Cl, बाहर लिख दिया, ठीक है ना। K4FeCN6 ये लिख दिया, CuNH3 4 का 4SO4 ये कॉम्प्लेक्स। ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये लिखा है आपके सामने, लेकिन इसमें आपको काउंटर आयन नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें दो पार्ट है, नहीं है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है और एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पार्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्यों भाई, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो इसके बाहर आयन लिखा होता है स्पेसिफिक होती है उसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां पर अगर देखें हम तो कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है उसमें ये क्या है, सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कौन कर रहा है, CO कार्बोनिल ग्रुप, क्यों भाई, तो CO डोनेट करेगा। तो CO जो डोनेट कर रहा है, ये जो डोनर ग्रुप है वो कैसे हैं, सारे के सारे एक ही प्रकार के, 5 हैं CO, नहीं है इसमें 5 CO हैं जो सेंट्रल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल एटम या आयन को सेम एक ही तरह के डोनर एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम एक ही प्रकार के डोनर ग्रुप से जुड़ा हो उसे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। फिर से रिपीट कर दे एक बार, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या होगा, सेंट्रल एटम से एक ही प्रकार के डोनर एटम जुड़े होंगे, सेंट्रल एटम या आयन से एक ही प्रकार के
डोनर एटम, डोनर ग्रुप कहिए, डोनर ग्रुप जुड़े होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक। सो ये होमोलैप्टिक है और ये वाला क्या है, ये भी होमोलैप्टिक होगा ना, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम से एक ही प्रकार के डोनर ग्रुप जुड़े हुए हैं। 6 हैं इसमें डोनर ग्रुप और 6 कैसे हैं, एक जैसे। इसमें 5 डोनर ग्रुप है और 5 एक जैसे। इसकी अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो इसमें सेंट्रल एटम और आयन से जो डोनर ग्रुप जुड़े हैं वो एक से अधिक प्रकार के हैं, एक NH3 और ये Cl, 2 अलग अलग प्रकार के हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोलैप्टिक। क्लियर हो गया। दूसरी चीज फिर हम आते हैं कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम देखें तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर क्या चार्ज है, 0। लेकिन है तो ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये भी है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर टूटेगा तो कैसे लिखोगे, CONH3 का 4 Cl2 और प्लस 1 Cl। एक नेगेटिवली चार्ज आयन से निकला तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस चार्ज लगा देगा। तो यह इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी मिल रही है उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कोई चार्ज नहीं था। इसकी बात करें अगर हम तो ये क्या देगा, 4 पोटेशियम आयन देगा और FeCN का 6। अब 4 पॉजिटिव चार्ज अगर इससे निकला है तो इस पर 4 नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी मिली है वो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है ना। इसका मतलब है ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, नहीं है, तीनों है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हम न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं है तो उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इज इट क्लियर। ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसको बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर। ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, उसे बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्यों भाई, तो कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। एक चीज और है कि जो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है ना, ये नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है। इज इट क्लियर। चलिए अब क्या बचा, परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। ज्यादातर आप हमने क्या बोला अभी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं इनकी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है ये कैसा पार्ट होता है, नॉन आयोनाइजेबल। इसका मतलब है कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, इसमें जो स्पीसीज है वो आयन के रूप में नहीं आती हैं। क्लियर। और अगर कोई कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऐसी है कि जिसमें उपस्थित स्पीसीज आयन के रूप में टूट जा रही हैं, डिसोसिएट हो जा रही हैं, तो फिर वो अनस्टेबल हुआ, नहीं है। तो हालांकि ज्यादातर केसेस में मैक्सिमम क्या है, अधिकांशतः क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है, उसमें जो स्पीसीज है वो आयन के फॉर्म में नहीं आती है। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं और जिनकी नहीं आते हैं आयनिक फॉर्म में, उनको बोलते हैं मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन, क्योंकि इसकी क्या है, बहुत स्टेबल है, इनके ये जो स्पीसीज है वो आयन के फॉर्म में नहीं आ रही है, टूट रही है। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कैडमियम का साइनाइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है, एग्जांपल है उसका K2CdCN का 4, K2CdCN का 4। तो ये कैडमियम सेंट्रल एटम है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, साइनाइड है ना, आयन जुड़ा हुआ है।
तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये भी बना रहा है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होगी, CgCN का 4 और कितना चार्ज 2 प्लस चार्ज माइनस चार्ज 2 माइनस चार्ज आएगा प्लस 2 क्या मिलेंगे, पोटेशियम आयन मिलेंगे। तो इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो फिर से टूट जाती है, पर्याप्त मात्रा में आयन देती है। ये स्टेबल, बहुत स्टेबल नहीं है, ये फर्दर डिसोसिएट होकर के क्या दे देता है, साइनाइड आयन में टूट जाता है। कैडमियम के साइनाइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनमें ये देखा गया है कि ये पर्याप्त मात्रा में डिसोसिएट हो जाती है, इनकी जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और डिसोसिएट हो जाती है तो ये लेस स्टेबल है, इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। और जिन ज्यादातर केसेस में क्या है, नहीं होते हैं। ये सही है ना, ये बात, ये एग्जाम्पल पढ़ा है आपने, सुना है इसका, देख लीजिएगा। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कैडमियम के साथ जो साइनाइड की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो उनकी इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं ये, ठीक है ना। और सबके साथ नहीं है ऐसा, ज्यादातर केस में तो ये क्या होगी, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट होता है, लेकिन यहां पर ये आयोनाइजेबल है, इसलिए ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहलाता है। समझ गए कॉम्प्लेक्स कितने तरह के होते हैं। चलिए अब आती है बात सिज्विक थ्योरी की, बात करते हैं। सिज्विक सिज्विक थ्योरी की बात कर रहे हैं, क्यों भाई। चलिए सिज्विक थ्योरी को हम लोग को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो फेल हो गई, फिर आगे सब जगह लागू नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने उसमें जो मेन पॉइंट है जिससे प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में जो आता है वो EAN पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। EAN मतलब सिज्विक थ्योरी में क्या पढ़ना है आपको, हम लोग पढ़ेंगे मेन EAN। EAN होता है E फॉर इफेक्टिव, A for atomic, N for number, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये हमको पढ़ना है, इसमें मेन क्या है, ठीक है। एक्चुअल में इन्होंने ये बताया, सिज्विक ने ये कहा था, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें सेंट्रल एटम ये है, तो जो EAN होता है वो किसका होता है, सेंट्रल एटम, ठीक है ना। और होता क्या है, पहले इसको जान लें। EAN होता क्या है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम या आयन का हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए EAN इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, पूरा लिख दे, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु का परमाणु क्रमांक माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन। ये जो सेंट्रल एटम है जो आपने पढ़ा भी वो आ जाएगा, इसी से आ जाएगा, ठीक है ना। चाहे इसको यूज करिए, चाहे जो आपके दिमाग में है उस फॉर्मूला को यूज करिए, सेम थिंग, बात भाषा का अंतर है, चीजें वही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन, सेंट्रल एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा किसमें, आयन के फॉर्मेशन में, उसकी संख्या यहां लिख जाएगी, माइनस कर देंगे, प्लस सेंट्रल एटम से कौन जुड़ता है, लिगेंड, नहीं जुड़ते हैं, तो लिगेंड जितने जुड़ेंगे, एक लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड है तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अगर डाइडेंटेड लिगेंड है तो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। तो लिगेंड का काम है दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना,
अब कितने लिगेंड जुड़े हैं, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे मिल रहे हैं, उनको हमें काउंट करना है कि कितने मिल रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स, सेंट्रल एटम से जो लिगेंड्स जुड़े हैं उन लिगेंड से कुल कितने इलेक्ट्रॉन मिले, है ना, उसने कितने डोनेट किए, उनको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, इस सेंट्रल एटम का और आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। दूसरी चीज देखिए, सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर तो ऐसे ही लिख दीजिए, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस, अच्छा ये क्या होता है, कोई सेंट्रल एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर कितना चार्ज आएगा, +2 चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +3 चार्ज, और जो +2 चार्ज आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। +3 चार्ज आ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर। तो यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही चार्ज आएगा सेंट्रल लाइन पर, नहीं आएगा, यानी कि वो क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख सकते हो, इसके स्थान पर नहीं लिख सकते हो, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर लिख लोगे ना, ठीक। फिर प्लस एक लिगेंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। तो यहां पर जितने भी लिगेंड होंगे, जितने भी लिगेंड हैं सेंट्रल एटम के साथ जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, नहीं बनेंगे। लिगेंड जितने जुड़े हैं वो क्या बनाएंगे सेंट्रल एटम के साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब उसने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए, नहीं दिया। अगर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, है ना। तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुल लिगेंड दे रहे हैं, और जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उतने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो लिगेंड के द्वारा कुल कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ये अगर हमें निकालना है तो हम ये देख लें कि सेंट्रल एटम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है लिगेंड के साथ। अगर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब कि लिगेंड द्वारा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए, नहीं किए गए, और 2 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अगर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होता सेंट्रल एटम इसके साथ, लिगेंड के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गई। तो इलेक्ट्रॉन उसने कितने दिए होंगे, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कुल इलेक्ट्रॉन 4 दूनी 8। तो आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यों भाई, सेंट्रल एटम से जितने लिगेंड जुड़े होंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे। अब जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है, और जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होगी उसके दुगने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 1, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ऐसी ना। 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो 3 के लिए 6। तो जितनी कोऑर्डिनेशन नंबर उसके दुगने इलेक्ट्रॉन आपको लिगेंड से मिलेंगे। क्यों भाई, क्लियर, समझ में आ रही बात। और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हो ये हमने कल बताया था, कैसे सेकेंडरी वैलेंसी जो कैलकुलेट करते हैं वो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी निकालने का हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। सेंट्रल एटम से कितने लिगेंड जुड़े हैं उसमें गुणा कर दीजिए उसकी डेंसिटी से, राइट।
तो क्या निकल आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। वही सेकेंडरी वैलेंसी होती है, नहीं है? और कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा उसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो कुल इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे कितने मिले लिगेंड से। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग बात करते हैं कहां पर, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट होगा, है ना? अच्छा, और अगर इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान सेंट्रल एटम जो है उसके नियरेस्ट, सेंट्रल एटम का जो नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर अगर आता है, किसका मान? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उपस्थित सेंट्रल एटम या आयन के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि EAN का मान उसके इसके सेंट्रल एटम के नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर आता है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। ये किसने बताया था? सिजविक। फिर से रिपीट कर दें, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इन्होंने क्या बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है या आयन होता है उसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान इस सेंट्रल एटम का जो नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट होगा या नोबल गैस एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक नंबर के अगर बराबर आता है EN का मान, तो वह कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। ठीक है? अगर नहीं आता है तो वो स्टेबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सिजविक। ठीक है ना? तो कई कॉम्प्लेक्स पर अप्लाई किया गया, करते हैं इसमें अप्लाई, देखते हैं क्या है। तो देखा गया कि कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें EN का वैल्यू जो आ रहा है सेंट्रल एटम का वो तो उसके नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है एग्जैक्टली। किसी में ज्यादा आ रहा है, किसी में कम आ रहा है। जबकि जिनमें कम और ज्यादा आ रहा है EN का वैल्यू किससे? नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से कम या ज्यादा आ रहा है, वो भी स्टेबल हैं। ऐसे भी देखे गए कॉम्प्लेक्स कि जिनका EAN का मान नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं है, उनसे कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो उन्हें अनस्टेबल होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? सिजविक के अकॉर्डिंग। लेकिन वो अनस्टेबल नहीं है, इसलिए ये थ्योरी फेल कर गई, है ना? इसलिए फिर आगे ये इस पर अध्ययन नहीं हुआ। फिर और थ्योरी आई हैं, है ना? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे आप, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, है ना? इन थ्योरी पर ही बहुत सारी चीजें इन थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन, मेन तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उससे बहुत कुछ एक्सप्लेन होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, है ना? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसको हम लोग यहां पर प्रैक्टिकली देखते हैं करके। देखिए, और ये देखा गया जैसे क्या है FeCO का 5, तो इसमें हमें कोई चार्ज नहीं है ना इस पर। ठीक, Fe सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम का EAN निकालना है हमें। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, निकाल लेते हैं। इस पर मान लिया X चार्ज है और ये CO कार्बोनिल लिगेंड है और ये कैसा है? न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इस पर भी चार्ज कैसा? 0, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर भी चार्ज 0। तो Fe का मान X प्लस 5 इंटू 0 बराबर 0, तो X इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। तो माइनस क्या लिखते हैं? 0। या इस पर आयन इसने बनाया ही नहीं, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए ही नहीं, आयन का फॉर्मेशन किए नहीं। यहां पर सेंट्रल एटम के ही रूप में उपस्थित है, आयन के रूप में उपस्थित नहीं। ये क्या हो गया? 0 प्लस हमने क्या बताया था? 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर क्या होता है? हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात अगर करेंगे हम, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 2 इंटू
ना नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, राइट, टू इनटू डेंसिटी। तो अच्छा इसमें देखो आप लिगेंड कितने हैं, 5। डेंसिटी CO मोनोडेंटेड लिगेंड है। अभी हम सारे लिगेंड बता देंगे, आपको लिखवा देंगे, है ना। मोनोडेंटेड लिगेंड है तो डेंसिटी 1, तो ये क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2, क्यों भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू, और कोऑर्डिनेशन नंबर है निकाला ये आप, इनटू 2, तो कितना हो गया ये 26 माइनस 0 प्लस 10, तो कितना आ गया 36। तो आयरन का नेक्स्ट या नियरेस्ट इनर्ट गैस एलिमेंट कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, 36 हैं, 36, तो 36 के एग्जैक्टली सेम आया। तो सिद्विक के अनुसार इसमें क्या आ रहा है, EAN बराबर किसके आ रहा है, नियरेस्ट नोबेल गैस क्रिप्टन, 36 के बराबर आ रहा है, इसका Fe का EAN। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो इसके अनुसार स्टेबल होगा, नहीं होगा। अच्छा इस पर आ जाएंगे, इसमें देख लीजिए क्या होता है, या इसको देख लीजिए, इस पर आ जाए, इस पर कैलकुलेट करिए। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकलेगा, 2 इंटू ना नंबर ऑफ लिगेंड्स इंटू डेंसिटी 1, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 4 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि डोनेट करेगा लिगेंड को, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। खैर कैलकुलेट करिए, EAN बराबर क्या, कॉपर का कितना होता है 29 माइनस, अब यहां पर आपको ये देखना है कि कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो उसको कैसे निकालेंगे, आपने वर्णन थ्योरी में ही पढ़ा है, और नहीं है तो सीधे निकालिए। इस पर X, इस पर 0 NH3, SO4 पर -2, ठीक है ना। तो चलिए X प्लस 4 इंटू 0, 4 अमोनियम मॉलिक्यूल है और एक पर 0 चार्ज है, 4 इंटू 0 प्लस सल्फेट 1 है और इस पर चार्ज कितना है, एक सल्फेट पर -2, तो 1 इंटू -2 बराबर, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर तो कोई चार्ज नहीं है ना, अरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा लिया है हमने, ये पूरा लिया है, तो ये तो न्यूट्रल है ना, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिलकर के न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसमें दोनों पार्ट एनायनिक और कैटायनिक, लेकिन दोनों एक साथ ले लिया, तो इस पर चार्ज क्या कहोगे, कोई चार्ज नहीं, तो इससे क्या निकलेगा, बराबर ये लिख दिया 0। चलिए क्या आएगा, x -2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +2। एक चीज समझ में आ गई। तो एक तो तरीका ये है कि पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेकर के आप कैलकुलेट कर सकते हो, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर, पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर बात कर रहे हैं तो उस पर चार्ज 0 है, न्यूट्रल होगा। दूसरा तरीका क्या है, जो आपको कंफ्यूजन हो रहा था, इसको तोड़ के लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, CuNH3 का 4, ये अलग हो जाएगा पार्ट, और कितने Cl SO4, एक SO4 जिस पर 2 माइनस चार्ज होगा, ये अलग हो जाएगा। तो इस स्पीसीज से ये अलग हो गया, कितना, 2 नेगेटिव चार्ज वाला आयन अलग हुआ है, तो इस पर कितना आएगा, +2 प्लस चार्ज आएगा, नहीं आएगा। अच्छा तो अब इस स्पीसीज से भी निकाल सकते हो Cu पर कितना चार्ज है, लेकिन जब इस स्पीसीज से निकालोगे तो इस पर जो चार्ज है वो लेना पड़ेगा। इस स्पीसीज पर जो चार्ज है वो बराबर किसके होगा, इसके चार्ज के प्लस इसके चार्ज के। तो इसको मान लिया x, और इस पर तो 0 है ही है, तो इसको लिखोगे x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू +2, सो x इज इक्वल टू
+2, चाहे जैसे निकालो आप, चाहे उस कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के निकाल लो, चाहे पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से निकाल लो। अगर पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लोगे तो दैट इज इक्वल टू 0, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी से निकालोगे तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कितना चार्ज है वह बराबर होगा उसमें उपस्थित सभी स्पीसीज के आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, एल्जेब्रिक सम। क्लियर? तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकल आई इसकी कितनी? 2। ऑक्सीडेशन नंबर 2, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है ना। अरे भाई प्लस भी लिख दो एक तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस होगा, और सीधी सी बात है वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन द आयन फॉर्मेशन। तो कॉपर यहाँ पर +2 चार्ज है, इसका मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, तो वही तो लिखते हैं एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द आयन फॉर्मेशन। 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा ये कॉपर, तब तो Cu+2 पर आयन बनाएगा। प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुल कितने मिलेंगे? जो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना निकाला था आपने अभी? 4 निकाला था ना कोऑर्डिनेशन नंबर, निकाली थी ना। लिगेंड 4 है, डेंसिटी 1 है, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2, तो 2 इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4 8 हो जाएगा ना। तो 29 27 प्लस 8 कितना आया? 35। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम या आयन का EAN का मान कितना आना चाहिए था? आया 35, जबकि आना कितना चाहिए था? तो 36 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसको अनस्टेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेजवेल। लेकिन ये कंपाउंड स्टेबल है, तो इसका मतलब ये फेल कर गई। ठीक है ना, ये थ्योरी सब पर लागू नहीं हो रही है। क्लियर? अच्छा, एक और लेंगे NiCO का 4, इस पर निकालो आप EAN निकिल का, सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम का आप निकालिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। ठीक, अच्छा इसको निकाल लीजिए, इसमें कितना आ रहा है? इस कॉम्प्लेक्स में निकालिए, इस वाले में ये निकालना है। निकिल का ये जो कॉम्प्लेक्स था इसमें कितना आया? 30। EAN कितना आ रहा है? 36। जो नियरेस्ट इसका जो निकिल का नियरेस्ट इनर्ट गैस नोबेल गैस एलिमेंट है उसके बराबर आ रहा है। ठीक है ना, इसमें भी 36 आ रहा था। ठीक, इसमें कितना आ रहा है? कितना? 36 आ रहा था, है ना। K4 में कितना आ रहा था? चलिए अब यहां हम CO की जगह Cr कर ही दे रहे हैं। CrNH3 4 Cl2 और Cl, इसका निकालो कितना आ रहा है? EAN इसमें कितना आ रहा है? 36। चलिए इसमें निकालो कितना आएगा? क्रोमियम का 33, लेकिन ये भी स्टेबल है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स में लागू नहीं हो रहा है। किसमें सही आ रहा है? इसमें और इसमें। और ये क्या है? मेटल के साथ कौन से ग्रुप जुड़े हैं? कार्बोनिल। इसका मतलब है कि ये जो थ्योरी है वो मेटल कार्बोनिल्स में ही लागू हुई है, और बाकी कॉम्प्लेक्स में किसी में फिट बैठी, किसी में, लेकिन मेटल कार्बोनिल्स जितने हैं सभी में सेंट्रल एटम का जब EAN निकालोगे तो वो नियरेस्ट नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आएगा। तो इट इज वैलिड फॉर मेटल कार्बोनिल्स, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होंगे ना इसके मेटल के, उन पर लागू है, बाकी पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। तो EAN निकालना आ गया आपको, किसी भी इसका निकाल लेंगे, पक्का। चलिए अब आती है बात, अच्छा एक चीज कल हमने एक प्रश्न दिया था आपको
कि अगर हम ये लिख दें FeEn का थ्राइस, और मान लीजिए इस पर कोई चार्ज लगा देते हैं n प्लस चार्ज लगा दिया, ठीक है ना, चार्ज का कोई रोल नहीं है अभी इसलिए, और एक हम ये लिख देते हैं FeEDTA 4 माइनस रहेगा तो 4 माइनस कर ही देते हैं, यहाँ 2 कर ही दे रहे हैं, और यहाँ पर 4 माइनस का तो 2 माइनस आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स आयन ये है, एक कॉम्प्लेक्स आयन ये है, और एक और कर दे रहे हैं FeCN का 6 4 माइनस एक, राइट। 3 कॉम्प्लेक्स आयन हमने आपके सामने लिखे। इनके काउंटर आयन भी होंगे, नहीं है? और काउंटर आयन जब लिख दोगे तो एक कंप्लीट न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। हमने इसकी केवल कोऑर्डिनेशन एंटिटी को लिखा है, यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर जो होती है ना, उस पर अगर चार्ज है तो उसी को कॉम्प्लेक्स आयन कहोगे, और चार्ज नहीं है तो वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसमें आपको ये बताना है कि चूंकि कल हमने आपको बताया था कि अगर लिगेंड मेटल के साथ, सेंट्रल एटम के साथ जुड़ करके रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ऐसे लिगेंड जो मेटल के साथ जुड़ करके रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जहां पर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कीलेट कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं जो 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 कि रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तुलना में। तो चलिए इन तीनों में जरा बता दीजिए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे कम कौन होगा, उससे ज्यादा कौन होगा, और उससे ज्यादा कौन होगा? सबसे ज्यादा थर्ड वाला, उसके कम सेकंड वाला, उससे ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? ये तो रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये करेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर सभी की 6 है, सभी में सेंट्रल एटम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे? 6। सभी में 6 ही बनेगा ना। ये कैसा है? हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ये डाइडेंटेड लिगेंड है, और ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। हमने ये बताया था कि डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, जितने भी जो पॉलीडेंटेड लिगेंड है और डाइडेंटेड लिगेंड है, ये सब करते हैं रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, कीलेट रिंग का, है ना। तो ये कितनी रिंग? ये तो बनाएगा नहीं, मोनोडेंटेड है, वो रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इसमें तो रिंग का फॉर्मेशन जब नहीं हो रहा है तो ये तो स्टेबल कम होगा। इन दोनों में रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों में हो रहा है। तो आप कैसे कह रहे हो कि ये कम होगा, ये ज्यादा होगा? नंबर ऑफ रिंग्स। इसमें नंबर ऑफ रिंग्स कितनी बनेगी? 5। कैसे निकाला? राइट, हेक्साडेंटेड है 6 माइनस 1 5, और यहाँ कैसे? डाइडेंटेड लिगेंड है तो एक लिगेंड, एक लिगेंड डाइडेंटेड है, तो डाइडेंटेड लिगेंड अगर एक है तो वो कितनी रिंग बनाएगा? डेंटिसिटी -1, डेंटिसिटी उसकी 2 -1, तो एक लिगेंड के द्वारा एक रिंग बनेगी, 3 ही रिंग बनेगी। तो इसमें कीलेट रिंग की संख्या 3, इसमें 5, और जहां रिंग की संख्या ज्यादा वो ज्यादा। चलिए ये क्लियर, कल आपने पढ़ा था। अब आती है बात, अब हम लोग बात कर लें IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। IUPAC नोमेनक्लेचर, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में रूल्स की बात कर लें पहले, ठीक है ना। और रूल्स के पहले हम लोग ये तो आप समझ ही गए हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा तो उसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, काउंटर आयन क्या होता है, ये आप समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर? ठीक, थोड़ा सा और हम इसमें ब्रीफ करते हैं। जैसे भी इसको कॉम्प्लेक्स, जैसे यहां पर क्या है,
दो पार्ट है कि नहीं है इसमें, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ये टूटेगा तो क्या देगा, CONH3 4 और Cl2 स्क्वायर ब्रैकेट के बाद फिर क्या लिखोगे यहाँ, ये Cl पर एक चार्ज नेगेटिव, इस पर +1 चार्ज। तो आखिर ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से मिलकर बना कि नहीं बना, है ना। तो जितने भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होंगे या एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे उसमें दो पार्ट होंगे, एक कैटायनिक एक एनायनिक। और कैटायनिक एनायनिक पार्ट है तो हम इसको बोल सकते हैं सॉल्ट में होता है, कैटायन और एनायन से कौन बना होता है, सॉल्ट, तो इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कह सकते हैं। वहां पर सिंपल आयन होते हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन है। सिंपल सॉल्ट में सिंपल आयन होते हैं, कैटायन और एनायन नहीं होते हैं। तो जैसे हम लोग K2SO4 लिखें, जिसको ये सॉल्ट है कि नहीं है, इसका नाम कैसे लिख रहे हो आप, पहले क्या नाम पढ़ोगे, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम इसमें कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज, सल्फेट कैसा था, तो कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखा, एनायनिक पार्ट का नाम बाद में लिखा। नहीं, दूसरी चीज, यहां पोटेशियम के दो हैं आयन, लेकिन आपने यहां संख्या को नहीं बताया, ना, चलिए डाई पोटेशियम तो नहीं लिखा ना, ठीक। Al2SO4 का थ्राइस, इसको क्या पढ़ोगे, नाम क्या लिखते हैं इसको, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्यों भाई, यही पढ़ोगे ना। और इसमें पहले किसका नाम लिखा, जो धनावेशित है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज है, पार्ट है, एल्युमिनियम लिखा। फिर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट का नाम लिखा सल्फेट। सल्फेट यहाँ 3 है लेकिन उसकी संख्या नहीं लिखी। इसमें भी एल्युमिनियम 2 है लेकिन उसकी संख्या नहीं लिखी। तो जैसे सॉल्ट का नोमेनक्लेचर करते हैं हम लोग, सिंपल सॉल्ट का, कि पॉजिटिवली चार्ज पार्ट का नाम लिखा, फिर नेगेटिवली चार्ज पार्ट का नाम लिखा। और पॉजिटिवली चार्ज पार्ट कितने हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्ट कितने हैं, संख्या कितनी है, उनकी संख्या को हम लोग नहीं लिखते हैं। इसी तरह जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें भी हमें क्या, कि कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखना है, धनावेशित भाग जो होगा पहले उसका नाम लिखेंगे, फिर ऋणावेशित भाग का नाम लिखेंगे। अब धनावेशित भाग जो है उसकी संख्या कितनी है उससे हमें मतलब नहीं है, ऋणावेशित आयन कितने हैं उनकी संख्या हमें प्रदर्शित नहीं करना है। समझ में आ रही बात, क्यों भाई, क्लियर। लिगेंड की संख्या तो बताओगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कैटायनिक पार्ट है और एनायनिक पार्ट है, तो कितने कैटायनिक पार्ट है कितने एनायनिक पार्ट है उसकी संख्या नहीं बतानी है। क्लियर हुआ कुछ है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी, हेडिंग डालो, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको कल बताएं नेक्स्ट लेक्चर में, या आज ही शुरू कर दें, बताइए, पूरा तो हो नहीं पाएगा, हैं? शुरू कर दें, वीडियो बंद करो पहले तो, फिर शुरू करेंगे। इसलिए कि ये आज का लेक्चर यही तक है, सेकंड थर्ड लेक्चर हमारा IUPAC पे चलेगा।